आज हम कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के पाठ 2 आंकड़ों का संकलन का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। शास्त्र केवल हवाई बातें या कागजी सिद्धांतों के बारे में नहीं है। यह बेरोजगारी, निर्धनता या महंगाई जैसी उन बिल्कुल वास्तविक सामाजिक आर्थिक समस्याओं को समझने के बारे में है जो रोज समाज को प्रभावित करती हैं। ये बात आपने बहुत ही सटीक तरीके से रखी है। और जब हम इन जमीनी समस्याओं की बात करते हैं ना, तो यहीं से हमारे आज के इस गहन चर्चा का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। मतलब समस्याओं की गहराई तक जाना। बिल्कुल। मान लीजिए कोई कहता है कि देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। हम सिर्फ बैठकर इन बातों पर बहस नहीं कर सकते। किसी भी समस्या का सही विश्लेषण करने और उसका कोई पक्का समाधान निकालने के लिए हमें सांख्यिकीय तथ्यों की जरूरत पड़ती है। तो मतलब अर्थशास्त्र में किसी भी समस्या की प्रामाणिक व्याख्या करने के लिए आंकड़े यानी जो परिमाणात्मक सूचना है वो एक आधारभूत शर्त है। एकदम सही। बिना ठोस आंकड़ों के अगर हम कोई भी आर्थिक नीति बनाते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिना बीमारी जाने किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही उपमा दिया आपने। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि समाधान के लिए आंकड़े चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि ये आंकड़े आखिर आते कहाँ से हैं? अगर मैं इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा अपनी भाषा में समझूं तो मुझे यह कुछ खाना पकाने जैसा लगता है। खाना पकाने जैसा? अच्छा, वो कैसे? मतलब जब हम खाना बनाते हैं तो 2 रास्ते होते हैं जी। या तो हम खुद खेत में जाएं, ताज़ी सब्जियां उखाड़ें और खाना बनाएं, या फिर दूसरा तरीका ये है कि सीधे सुपरमार्केट जाएं और पहले से तैयार कोई पैकेट खरीद लाएं। अरे वाह, ये उपमा तो आंकड़ों की दुनिया पर बिल्कुल 100% फिट बैठती है। सांख्यिकी में भी आंकड़ों के संकलन के मुख्य रूप से 2 ही स्रोत होते हैं। पहला है प्राथमिक स्रोत, जिसे हम उद्गम स्रोत भी कहते हैं। तो ये वो खेत से ताज़ी सब्जी लाने वाला उदाहरण हुआ ना? बिल्कुल। इसमें अनुसंधान करने वाली टीम स्वयं फील्ड में उतरती है और प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े जुटाती है। ये जानकारी बिल्कुल फर्स्ट हैंड होती है। अर्थशास्त्री वेसल ने भी कहा था कि अनुसंधान की प्रक्रिया में जो मौलिक रूप से एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अच्छा, तो अगर मुझे जानना है कि कक्षा 11 के विद्यार्थियों को कितना जेब खर्च मिलता है और मैं खुद जाकर हर बच्चे से पूछूं, तो वो प्राथमिक आंकड़ा हो गया। एकदम सही पकड़ा आपने। और दूसरा स्रोत है द्वितीयक स्रोत। इसमें हम किसी ऐसी एजेंसी के पास जाते हैं जिसने पहले से ही डेटा जमा कर रखा है। मतलब मेरा वो रेडी टू कुक पैकेट वाला उदाहरण। हाँ, एम ब्लेयर ने इस पर कहा है कि द्वितीयक आंकड़े वे हैं जो पहले से अस्तित्व में हैं, और सबसे बड़ी बात, वे हमारे आज के उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए थे। जैसे अगर कोई रिसर्च कर रहा है कि रेल दुर्घटनाओं में कितनी कमी आई है, तो वो खुद पटरियों पर जाकर तो गिनती नहीं करेगा, वो रेलवे बोर्ड के छपे हुए आंकड़े उठा लेगा। बिल्कुल। वो रेलवे ने अपने काम के लिए बनाए थे, पर आज वो रिसर्चर के लिए द्वितीयक आंकड़े बन गए। ये तो साफ हो गया। लेकिन मैं इन दोनों के बीच के फर्क को थोड़ा और समझना चाहूंगी। क्या ये सिर्फ मेहनत का फर्क है? मेहनत का तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से इनके बीच 3 बड़े अंतर हैं। पहला अंतर है मौलिकता का। प्राथमिक आंकड़े बिल्कुल कच्चे माल की तरह होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले से तैयार सामग्री या फिनिश्ड गुड्स की तरह होते हैं। और दूसरा अंतर? दूसरा है उद्देश्य का। प्राथमिक आंकड़े सिर्फ आपके रिसर्च के फोकस को ध्यान में रखकर जुटाए जाते हैं, लेकिन द्वितीयक आंकड़े किसी और मकसद से जुटाए गए थे, तो उन्हें इस्तेमाल करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। सही बात है। और तीसरा अंतर तो शायद लागत का ही होगा। बिल्कुल। प्राथमिक आंकड़ों में बहुत अधिक धन, समय और परिश्रम लगता है, जबकि द्वितीयक आंकड़े छपी हुई किताबों या इंटरनेट पर मिल जाते हैं, तो लागत कम होती है। इन दोनों के अंतर पर मुझे विद्वान सेक्रिस्ट का एक कोट याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का अंतर केवल अवस्था का है। जो एक के लिए प्राथमिक है वो दूसरे के हाथ में द्वितीयक है। बहुत ही शानदार बात याद दिलाई आपने। आंकड़े वही रहते हैं, बस इस्तेमाल करने वाले की जगह बदल जाती है। तो अब चूंकि हमने समझ लिया है कि प्राथमिक आंकड़े ही असली कच्चा माल हैं, तो अगला सवाल ये है कि इस कच्चे माल को खुद जुटाया कैसे जाए। इसके लिए कई विधियां हैं। सबसे पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। इसमें अनुसंधानकर्ता खुद उस जगह पर जाता है और उन लोगों से सीधा संपर्क करता है जिनसे सूचना चाहिए। लेकिन अगर मैं खुद जाऊंगी तो इसके कुछ बड़े फायदे भी होंगे
और कुछ गंभीर नुकसान भी है ना? हाँ, फायदा यह है कि डेटा में पूर्ण विश्वसनीयता होती है, उच्च शुद्धता होती है और मौलिकता बनी रहती है, लेकिन इसकी कमियां भी बहुत बड़ी हैं। मुझे लगता है ये बड़े पैमाने पे काम नहीं कर पाता होगा। यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है। बड़े क्षेत्रों के लिए ये पूरी तरह से अनुपयुक्त है। इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है और एक बड़ा डर व्यक्तिगत पक्षपात का भी होता है। अच्छा, तो अगर क्षेत्र बहुत बड़ा हो और मैं खुद हर जगह नहीं जा सकती, तो फिर क्या तरीका है? तब हम दूसरी विधि अपनाते हैं, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसमें हम सीधे उस व्यक्ति से सवाल नहीं पूछते जिसके बारे में जानकारी चाहिए, बल्कि साक्षियों यानी गवाहों से पूछताछ करते हैं। ये थोड़ा अजीब है। जिसके बारे में जानकारी चाहिए उससे बात ना करके किसी और से क्यों पूछें? मान लीजिए किसी फैक्ट्री में दुर्घटना हो गई है। अगर आप मालिक से पूछेंगे तो वो अपनी गलती नहीं मानेगा। ऐसे में आप आसपास के लोगों या गार्ड से पूछताछ करते हैं। ये तब काम आता है जब प्रत्यक्ष संपर्क संभव ना हो। अच्छा, समझ गई। तो इसके क्या गुण और अवगुण हैं? इसका गुण ये है कि आप विस्तृत क्षेत्र कवर कर सकते हैं, ये कम खर्चीली है और विशेषज्ञों की सम्मति भी मिल जाती है। लेकिन इसका अवगुण ये है कि इसमें शुद्धता की कमी हो सकती है और साक्षियों के व्यवहार में पक्षपात हो सकता है। ये भी है। अच्छा, मैंने देखा है कि टीवी चैनल वाले पूरे देश की खबर ले आते हैं। वो कौन सा तरीका अपनाते हैं? वो तीसरी विधि का इस्तेमाल करते हैं, स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना। वे अलग अलग शहरों में अपने एजेंट नियुक्त कर देते हैं। पत्र पत्रिकाओं और रेडियो के लिए ये बहुत उपयोगी है, क्योंकि वहां निरंतर आंकड़े चाहिए होते हैं। बिल्कुल। ये मितव्ययी भी है, लेकिन इसमें मौलिकता और एक रूपता की बहुत कमी होती है। जहां अत्यधिक शुद्धता चाहिए वहां ये फेल है। तो ये तो बातचीत वाले तरीके हो गए। लेकिन अगर हमें लाखों लोगों से जानकारी चाहिए, तब कागजी माध्यमों का इस्तेमाल कैसे होता है? वहां प्रश्नावली और अनुसूचियां काम आती हैं। मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि एक तरीका तो DIY यानी खुद करो किट की तरह है और दूसरा किसी गाइड के साथ यात्रा करने जैसा है। बहुत खूब। जो DIY किट है उसे डाक सर्वेक्षण कहते हैं। इसमें प्रश्नावली डाक से भेजी जाती है और सूचक स्वयं उत्तर लिखकर भेजता है। इसके फायदे तो साफ है, खर्च कम है और क्षेत्र बहुत विस्तृत कवर हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उत्तरदाताओं की उदासीनता। लोग फॉर्म वापस ही नहीं भेजते। इसमें लोचशीलता का अभाव होता है और यह केवल शिक्षित लोगों तक ही सीमित है। हाँ, जो पढ़ना नहीं जानता वो फॉर्म कैसे भरेगा? तो जो गाइड वाला तरीका है वो अशिक्षित लोगों के लिए होगा। बिल्कुल, उसे गणक विधि कहते हैं। प्रशिक्षित गणक खुद प्रश्नावली लेकर घर घर जाते हैं और पूछताछ करके अनुसूचियां भरते हैं। इससे तो विस्तृत क्षेत्र भी कवर होता होगा और जटिल प्रश्नों का समाधान भी तुरंत हो जाता होगा। हाँ, और उच्च शुद्धता व निष्पक्षता भी रहती है। लेकिन यह अत्यधिक खर्चीली है। गणकों का मिलना कठिन होता है, समय अधिक लगता है। निजी अनुसंधानकर्ताओं के लिए तो यह अनुपयुक्त है। तो एक तकनीकी बात स्पष्ट कर दें, प्रश्नावली और अनुसूची में क्या आधारभूत अंतर है? बहुत सीधा अंतर है। प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वयं उत्तर लिखता है, इसलिए उसका शिक्षित होना अनिवार्य है। अनुसूची में गणक खुद पूछताछ करके भरता है, तो यह अशिक्षितों के लिए भी उपयोगी है। समझ गई। अब चाहे हम प्रश्नावली भेजें या अनुसूची, दोनों में सवाल तो होते ही हैं। अगर सवाल ही गलत हुए तो सब बेकार है ना? बिल्कुल। इसीलिए एक अच्छी प्रश्नावली बनाने के कुछ स्वर्णिम नियम हैं। जैसे प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए ताकि जटिल गणित ना हो। मतलब कोई ऐसा सवाल नहीं जो सुलझाने में ही घंटों लग जाए। हाँ, गणना का कार्य अनुसंधानकर्ता का है, सूचना देने वाले का नहीं। प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए। कोई अनुचित प्रश्न नहीं होना चाहिए जिससे सम्मान को ठेस पहुंचे। और कोई विवादित या मतभेद वाला सवाल भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। स्पष्ट निर्देश होने चाहिए, सत्यता की जांच होनी चाहिए, यानी फॉर्म में ऐसे सवाल हों जो क्रॉस वेरीफाई कर सकें। और अंत में वापस लौटाने की प्रार्थना और गोपनीयता का विश्वास होना चाहिए। इतने सारे नियम, लेकिन क्या फिर भी कोई गारंटी है कि फॉर्म परफेक्ट बना है? कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सीधे बड़े पैमाने पर जाने से पहले मार्गदर्शी सर्वेक्षण या पायलट सर्वे किया जाता है। अच्छा, जैसे फिल्मों की टेस्ट स्क्रीनिंग होती है? बिल्कुल वही। ये एक छोटे ग्रुप पे किया जाता है ताकि अंतिम रूप देने से पहले कमियों को दूर किया जा सके। और इन फॉर्म्स में सवालों की प्रकृति कैसी होती है? मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। सामान्य विकल्प वाले, जैसे हाँ या नहीं, बहुविकल्पीय जिसमें कई ऑप्शन हो,
विशिष्ट जानकारी वाले और खुले प्रश्न, जहां आप अपने विचार व्यक्त कर सकें। आजकल तो लोग टेलीफोन पर भी सर्वे कर लेते हैं, इसके बारे में क्या राय है? टेलीफोनिक साक्षात्कार का गुण यह है कि काम जल्दी होता है और शर्मिंदगी वाले सवालों से बचाव होता है, लेकिन अवगुण यह है कि इसकी पहुंच बहुत सीमित है। सही कहा। अच्छा, एक बात बताइए, डेटा जुटाते समय कौन से बड़े खतरे या त्रुटियां होती हैं? इंसान तो गलती करेगा ही। मुख्य रूप से 5 बड़े खतरे हैं। पहला, मापन संबंधी त्रुटियां, जब आपका स्केल ही गलत हो। दूसरा, गलत अर्थ निकालना। तीसरा, अनुत्तर, यानी जब लोग जवाब ही ना दें। और चौथी तो शायद कैलकुलेशन की गलती होगी, अंकगणितीय त्रुटियां। एकदम सही। और 5वीं है रिकॉर्डिंग त्रुटियां, यानी सुना कुछ और, लिख कुछ और दिया। ये तो प्राथमिक आंकड़ों की बात हुई, लेकिन अगर हम द्वितीयक आंकड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे ये पुरानी सेकेंड हैंड कार खरीदने जैसा लगता है। हमें पूरी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए ना? बहुत ही सटीक बात कही। डॉक्टर बाउले ने भी कहा है कि बिना अर्थ व सीमाएं जाने प्रकाशित आंकड़ों का प्रयोग सुरक्षित नहीं है। हमें 3 निश्चयात्मक बातें पूछनी चाहिए। वो 3 सवाल क्या हैं? क्या आंकड़े विश्वसनीय हैं? क्या वर्तमान उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? और क्या पर्याप्त है? और इन द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत क्या होते हैं? ये प्रकाशित हो सकते हैं, जैसे आरबीआई बुलेटिन, वित्त या योजना आयोग की रिपोर्ट, आईएसआई का डेटा या यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्रोत। कुछ अप्रकाशित स्रोत भी होते हैं। लेकिन विद्वान कॉर्नर ने भी तो कहा था कि दूसरों द्वारा एकत्रित आंकड़े अनेक त्रुटियों से पूर्ण होते हैं, तो इनकी जांच कैसे करें? इसके लिए जांच के 6 बिंदु हैं: संकलन, संगठन की योग्यता, उद्देश्य तथा क्षेत्र, संकलन विधि, संकलन का समय व परिस्थितियां, इकाई की परिभाषा और शुद्धता का स्तर। इन सब को चेक करना पड़ता है। बाप रे, ये तो बहुत जटिल अभियान है। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर ये पूरी प्रणाली कैसे काम करती है? भारत में 2 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला है भारत की जनगणना। ये एक 10 वर्षीय प्रकाशन है जिसे रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर प्रकाशित करते हैं। इसका मुख्य फोकस क्या होता है? जनांकीय परिवर्तन को समझना। इसके 5 प्रमुख पैरामीटर हैं: जनसंख्या का आकार तथा वृद्धि दर, जनसंख्या प्रक्षेपण, घनत्व, लिंग संरचना और साक्षरता की अवस्था। लेकिन जो चीजें हर साल बदलती हैं, जैसे बेरोजगारी, उनके लिए 10 साल इंतजार तो नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। इसके लिए दूसरा स्रोत है NSSO, यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। ये ग्रामीण व शहरी भागों में नियमित सैंपल सर्वे करता है। इसके पैरामीटर क्या है? इसके 4 प्रमुख पैरामीटर हैं: भूमि तथा पशु जोत, भवन दशाएं व स्लम निवासियों का प्रवास, रोजगार व बेरोजगारी की स्थिति और उपभोक्ता व्यय का स्तर तथा प्रतिमान। ये चर्चा सच में आंखें खोलने वाली रही। अब अगर हम इस पर सोचें तो देश की तमाम नीतियां इन्हीं आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। यदि प्राथमिक संकलन के दौरान कोई छोटी सी अंकगणितीय त्रुटि या रिकॉर्डिंग त्रुटि हो जाए तो क्या वो पूरे देश के रोजगार या गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को गलत दिशा में नहीं ले जाएंगी? आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना है। छात्र हित में ये उपयोगी वीडियो बनाने के लिए हम मुकेश कुमार जैन जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र का धन्यवाद करते हैं।